साहस सरोकार। लखनऊ में फर्जी दस्तावेज पर चली एयर एम्बुलेंस। फर्जी दस्तावेज पर एयर एम्बुलेंस चलती हुई प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नजर आई, जहां चौक से गोमती नगर तक फर्जी दस्तावेज के जरिए एयर एम्बुलेंस को चलवा दिया गया है। साथ ही कर विभाग के प्रशासनिक अधिकारी ने फर्जी बिल लगाकर क्लेम भी किया है। अस्पताल लाने के लिए एयर एम्बुलेंस का लगाया था बिल और फर्जी दस्तावेज लगाकर एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही विभूति खंड थाने में अब एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। तो फर्जी दस्तावेज के आधार पर एयर एम्बुलेंस को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चलवा दिया गया है। फर्जी दस्तावेज पर एयर एम्बुलेंस लखनऊ में चलती हुई नजर आई है। चौक से गोमती नगर तक एयर एम्बुलेंस को चलवाया गया है। कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, फर्जी दस्तावेज लगाकर एयर एम्बुलेंस को चौक से लेकर गोमती नगर तक चलवा दिया गया, कैसे इस पूरी चीज को अंजाम दिया गया है और इस मामले का खुलासा कैसे हुआ? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए तो रिटायर्ड कर विभाग के जो प्रशासनिक अधिकारी अनुराग मेहरोत्रा है, उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार कर चौक से गोमती नगर तक एक एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी थी। उन्होंने अपनी पत्नी के इलाज के दौरान घर से अस्पताल तक जाने के लिए लगभग 3500 रुपए का फर्जी एयर एम्बुलेंस का बिल भी तैयार कर विभाग में उसका क्लेम भी कर दिया था, जिसके बाद विभाग की ओर से जब जांच की गई तो वो फर्जी पाए जाने पर विभूतिखंड थाने में इस मामले की एफआईआर भी दर्ज कराई गई। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से बात किया, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कटारी जो टोला है वहां के रहने वाले जो अनुराग मेहरोत्रा है, वो राज्य कर में प्रशासनिक अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं और उनकी जो पत्नी है, उनकी प्रमिला मेहरोत्रा की और बात की जाए, जब घर से दवा ले जाने के लिए बात की जाती थी कि दवा ले जाने के लिए ले जाया था, लेकिन जो एम्बुलेंस की बात की जाए वो ट्रेवल से एक गाड़ी मंगाई गई थी, लेकिन उसको एयर एम्बुलेंस का नाम दे करके एक बिल तैयार किया गया था जिसमें लगभग 3500 रुपए का क्लेम किया गया था। लेकिन जब विभाग की ओर से ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, तब विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले की जब जांच पड़ताल की थी, तब इस मामले का पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिसके बाद जो है अब मुकदमा दर्ज कराया है। तो पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ में शिक्षक की दरिंदगी आई सामने। खबर लखनऊ से है, जहां शिक्षक की दरिंदगी देखने को मिली है। स्कूल में छात्रा के साथ एक टीचर ने रेप किया है। खबर लखनऊ से है, जहां एक शिक्षक की दरिंदगी एक बार फिर से सामने आई है। स्कूल की लैब में छात्रा के साथ एक शिक्षक ने दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। परिजनों की तहरीर पर इस पूरे मामले पर अब केस भी दर्ज हो चुका है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पारा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर इलाके के एक निजी स्कूल का ये पूरा मामला बताया गया, जहां पर एक टीचर ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। तो शिक्षक की दरिंदगी एक बार फिर से देखने को मिली। खबर लखनऊ से है, आपको बता दें कि जहां एक शिक्षक ने दरिंदगी की है एक स्कूली छात्रा के साथ। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, एक शिक्षक ने स्कूल में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ और पुलिस ने अभी तक इस मामले में क्या एक्शन लिया है? देखिए मुस्कानी, जो जिस तरीके से बात की जाए, पारा थाना क्षेत्र का जो बुद्धेश्वर इलाका है, वहाँ पर एक मेमोरियल स्कूल है। वहाँ पर जो एक हाई स्कूल की छात्रा है वो वहाँ पर पढ़ाई करती है और उसको जो है जिस तरीके से एक वहाँ का जो गणित का टीचर है जिसका नाम बताया जा रहा है भास्कर, वो जो है लगातार इससे जो है नजदीकियां बढ़ाया था, लेकिन उसके द्वारा लगातार विरोध किया था। लेकिन इसी बीच उसको जो है डराया धमकाया जा रहा था कि तुमको जो है फेल कर दिया जाएगा, और मोबाइल पर लगातार उसको अश्लील मैसेज भी भेज रहा था। लेकिन इसी बीच जब वो लैब में अपना जो है लैब में मौजूद थी, तभी उसने मौका पाया और मौका पाने के दौरान उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जब वो छात्रा घर पहुंची तो एकदम डरी सहमी हुई थी। जब परिजनों ने उस पर जो है फोर्स किया, तब परिजनों को उसने पूरी आप बीती बताई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर फिलहाल मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पुलिस दावा ये कर रही है कि जिस तरीके से ये मुकदमे का आरोप लगाया गया, मुकदमा दर्ज हो गया है, जो आरोपी टीचर है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो कानपुर में चोरों के हौसले हुए बुलंद। खबर कानपुर से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। खबर कानपुर से बता दें, जहां एक महिला सिपाही के घर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो महिला सिपाही के घर चोरी की वारदात को अंजाम कानपुर में दिया गया। चोरों ने नकदी समेत गहने तक किए पार। महिला सिपाही ने अज्ञात चोरों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। तो महिला सिपाही के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद महिला सिपाही ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अकबरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने महिला सिपाही के घर लूट की वारदात को अंजाम दिया है।
अश्लील वीडियो कॉल कर व्यापारी से पैसे वसूले गए हैं। 82,000 रुपए एक व्यापारी से वसूले गए हैं। युवती ने की थी अश्लील वीडियो कॉल और वीडियो कॉल करने के बाद बुजुर्ग को धमकाया गया है। सेक्सटॉर्शन गिरोह ने 7 ब्लैकमेल करते हुए 82,000 रुपए की वसूली की है। तो सेक्सटॉर्शन गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है और पीड़ित ने कृष्णानगर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया है। घोसी उपचुनाव में नामांकन की अवधि खत्म हो चुकी है। घोसी उपचुनाव में नामांकन की अवधि बीते दिनों समाप्त हो चुकी है और नामांकन के आखिरी दिन 21 पर्चे भरे गए हैं। तो नामांकन के अंतिम दिन 21 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी से दारा सिंह चौहान पहले ही नामांकन कर चुके थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सुधाकर सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो वहीं नामांकन के आखिरी दिन कुल 21 प्रत्याशी ऐसे रहे जिन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, लेकिन इस उपचुनाव से बसपा ने दूरी बनाई है। 8 सितंबर को उपचुनाव का नतीजा भी आएगा, जहां 5 सितंबर को उपचुनाव होना है। तो वही उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन कुल 21 प्रत्याशी ऐसे रहे अलग अलग पार्टियों के निर्दलीय जिन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। विभांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, उपचुनाव के लिए सपा और भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन की अवधि खत्म हो चुकी है। अब तक कितने लोगों ने नामांकन का जो पर्चा है वो भरा है घोसी से? जी बिल्कुल, आपको बता दें मुस्कान की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मऊ सीट के घोसी विधानसभा सीट पे कल नामांकन की अवधि समाप्त हो गई, यानी कि नामांकन की तिथियों का जो समय तय था वो समाप्त हो गया और कुल मिलाकर 21 उम्मीदवार कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में नामांकन करते हुए नजर आए। अगर बात की जाए तो 8 सितंबर को इस पर देखा जाए तो उपचुनाव का नतीजा आ रहा है। 5 सितंबर को मतदान होना है, जहां बीते दिन आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान का पूरे लाओ लश्कर के साथ उनका नामांकन होता है। ठीक दूसरी तरफ देखा जाए तो सपा के सुधाकर सिंह को कहीं ना कहीं उम्मीदवार बनाकर सपा ने भेजा है, तो उनके नामांकन में बड़े हिस्से में लोग सम्मिलित होते हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी आमतौर पर अपनी रणनीति नहीं बताना चाहती है, किस वोट बैंक के साथ वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन देखिए विभांशु, यहाँ ये जानना अहम हो जाता है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां बसपा सक्रिय हो चुकी है, चुनाव प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं। ऐसे में इस उपचुनाव से आखिर बसपा ने दूरी क्यों बनाई है, वजह क्या है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मुस्कान तो बहुजन समाज पार्टी जिस फैसले के साथ चुनाव लड़ना चाह रही है उसको कहीं ना कहीं अभी सामने नहीं लाना चाहती है, जिसकी वजह है कि कांग्रेस, अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव से दूरी बनाई है और आमतौर पर उपचुनाव से कहीं ना कहीं बसपा दूरी बनाते हुए नजर आई है। और साफ तौर से उपचुनाव में इंडिया जो गठबंधन बना है उसकी भी एक रूप देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी यहाँ से उम्मीदवार नहीं उतार रही है। कुल मिला के 21 उम्मीदवार मैदान में है। अब बात की जाए तो पीस पार्टी के मोहम्मद अयूब के तरफ से एक व्यक्ति चुनावी मैदान में है। साथ ही अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय जनवादी पार्टी से उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। और बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व मंत्री की पत्नी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व मंत्री की पत्नी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। चाकू की नोक पर उतरवाए गए गहने। मंदिर में पूजा करते समय इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां चाकू की नोक पर पूर्व मंत्री की पत्नी से मंदिर के अंदर गहने उतरवाए गए। सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की धुंधली तस्वीर भी कैद हुई है। पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया है। वहीं गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र के वरदान खंड की पूरी घटना बताई गई है, जहां पूर्व मंत्री की पत्नी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। लखनऊ में प्रेमी बना प्रेमिका का कातिल। खबर लखनऊ से है, जहां प्रेमिका का कत्ल किया गया है और लिव इन पार्टनर को प्रेमी ने गोली मारी है। तो लिव इन पार्टनर को प्रेमी ने गोली मारी है। गोली मारकर प्रेमी मौके से फरार भी बताया जा रहा है। तो गोली मारकर प्रेमी मौके से फरार हो गया और लिव इन रिलेशनशिप में रहता था ये कपल, और इस दौरान प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारते हुए मौत के घाट उतारा है।
2024 से पहले यूट्यूब पोर्टल पर कसेगा शिकंजा। 2024 के चुनाव से पहले सभी यूट्यूब और पोर्टल्स पर शिकंजा कसने की तैयारी में है, जिसके लिए सभी जिलों के मंडलायुक्त और डीएम को शासन की तरफ से निर्देश दिया गया। बिना पुष्टि के खबर प्रकाशित करने पर अब एक्शन लिया जाएगा। तो बिना पुष्टि के अगर कोई भी चैनल, पोर्टल या यूट्यूब चैनल अगर कोई खबरें प्रकाशित करता है तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। 2024 के चुनाव से पहले ये फैसला लिया गया है। शासन ने सभी जिलों के मंडलायुक्त और डीएम को साफ तौर पर यह निर्देश जारी किए हैं कि वो पत्र लिखकर उस संस्थान से जवाब भी मांग सकते हैं। तो बिना पुष्टि के खबर प्रकाशित करने वालों पर अब एक्शन लिया जाएगा। अगर बिना पुष्टि के कोई खबर प्रकाशित होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम संस्थान को पत्र भेजकर स्पष्टीकरण भी मांग सकते हैं। शासन की तरफ से ये दिशा निर्देश अब जारी किए गए हैं। तो शासन का सभी डीएम और मंडलायुक्त की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है, जहां बिना पुष्टि के अगर कोई चैनल खबर प्रकाशित करता है तो मौजूदा जिले का डीएम एक पत्र लिखते हुए स्पष्टीकरण भी मांग सकता है। तो 2024 के चुनाव से पहले यूट्यूब और पोर्टल पर शिकंजा कसने की तैयारी में शासन जुट गया है। रितेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रितेश, यूट्यूब चैनल्स और पोर्टल्स पर शिकंजा कसने की तैयारी शासन ने किस तरीके से की है? क्या कुछ आदेश दिए गए हैं डीएम और मंडलायुक्तों को? देखिए मुस्कान, मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई चुनाव आता है, या वो निकाय चुनाव हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम्स बढ़ जाते हैं। यानी सोशल मीडिया के थ्रू जो है कहीं ना कहीं बातों को अपनी रखने का और भड़काने का, कई सारी चीजें भड़काऊ हिंसक बातें भी होती हैं, उसको लेकर के तो संजय प्रसाद हैं प्रमुख सचिव, उन्होंने आदेश जारी किया है सभी मंडलायुक्तों, उत्तर प्रदेश के और जिलाधिकारियों को, जितने भी चैनल हैं, चाहे वो यूट्यूब के चैनल हो या फिर अखबार हो, जो बिना पुष्टि की खबरें प्रकाशित कर रहे हों, यानी सरकार विरोधी जो भी चीजें वो दिखा रहे हो, जो तथ्यहीन हो, उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो डीएम जो है वो जिलाधिकारी संस्थान में पत्र भेज करके ये जानकारी भी ले सकता कि आखिर इस खबर को कैसे छापा गया। सबसे बड़ा संशय यहाँ पर है 2024 को लेकर के ये अपना रास्ता साफ करना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की उनकी नकारात्मक खबरों को ना दिखाया जाए। इसको लेकर के शिकंजा कसा जा रहा है। अगर जानकारों की माने मुस्कान, तो ये सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इन पर जो पाबंदी लगाई जा रही है, वो पाबंदी इस चीज पर लगाई जा रही है कि कोई भी ऐसी खबर ना दिखाई जाए जिससे सरकार की छवि धूमिल हो। इसको लेकर के संजय प्रसाद ने निर्देश जारी किए हैं सभी मंडलायुक्त को और जिलाधिकारी को कि अगर किसी भी प्रकार का अगर बिना तथ्यहीन कर खबरें चलाई जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोंडा में हाईटेंशन तार की चपेट में आया एलईडी वाहन के कर्मी। हाईटेंशन तार की चपेट में एलईडी वाहन कर्मी आ गया। हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि एक घायल भी बताया जा रहा है। तो हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि एक की स्थिति गंभीर बताई गई है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो हाईटेंशन तार की चपेट में एलईडी वाहन का कर्मी आ गया है, जिसमें एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा फिलहाल घायल बताया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में भी अब पुलिस पूरी तरीके से जुट चुकी है। दरअसल हाईटेंशन तार की चपेट में एलईडी वाहन का कर्मी आ गया, इस दौरान उसकी मौत हो गई है, जबकि एक के घायल होने की भी खबर है। तो वही हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही इस पूरे हादसे में घायल एक शख्स को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज लगातार जारी है। तो यूपी की नब्ज टटोलने आएंगे सुनील बंसल। यूपी की नब्ज टटोलने के लिए सुनील बंसल का दौरा प्रस्तावित किया गया है। लखनऊ पहुंचकर नेताओं से संवाद करते हुए सुनील बंसल नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भी एक समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसके लिए सुनील बंसल अब लखनऊ पहुंच रहे हैं। संगठन के नेताओं के साथ पार्टी मुख्यालय में एक बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा होगी, आगे की रणनीति क्या होगी। और सूत्रों के हवालों से लगातार ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय दूत बनकर यूपी का जो नब्ज है वो टटोलने के लिए सुनील बंसल लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं। तो बुलंदशहर मिनी बैंक संचालक से 73,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कार सवार बदमाशों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो कार सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने संचालक को तमंचे की बट से घायल भी किया है।
लोगों को दौड़ाने पर कार छोड़कर बदमाश मौके से फरार हो गए। तो लोगों के दौड़ाने के बाद कार छोड़कर बदमाश मौके से फरार हो गए। खुर्जानगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया, जहां लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। खबर लखनऊ से है, जहां बिजली विभाग के एसडीओ की गाड़ी से बैग हुआ चोरी। बिजली विभाग के एसडीओ की गाड़ी से बैग चोरी किए जाने की खबर है। दफ्तर के सामने से ही चोरों ने बैग पर हाथ साफ किया। जानकीपुरम क्षेत्र में कार का शीशा तोड़कर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और इसकी तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जहां जानकीपुरम थाना क्षेत्र के छुइयापुरवा चौराहे का ये पूरा मामला बताया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जहां बिजली विभाग के एसडीओ की गाड़ी से बैग चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। तो लखनऊ में 112 फ्लैटों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण खोलेगा एलडीए। 112 फ्लैटों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण खोलने की तैयारी में है एलडीए। गोमती नगर समेत कई योजनाओं में 112 फ्लैट बनाए जाएंगे, जिसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। पारदर्शी तरीके से लॉटरी सिस्टम से जो फ्लैट है वो आवंटित होंगे। 21 अगस्त से शुरू होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो 21 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी, जो 20 सितंबर तक चलेंगे। यानी 20 सितंबर को रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तारीख है वो निर्धारित की गई है। तो 112 फ्लैटों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण खोलने की तैयारी में है एलडीए। खबर कानपुर से है, जहां फौजी ने अपने ससुर पर किया फायर। एक फौजी ने अपने ससुर पर फायरिंग की है। खबर कानपुर से है, जहां फौजी की पत्नी ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो फौजी की पत्नी ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है। रिवॉल्वर समेत फौजी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। फौजी पर अपने ससुर पर गोली चलाने का आरोप है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो यूपीपीसीएल अध्यक्ष ने बिलिंग एजेंसियों के कसे पेच। यूपीपीसीएल के अध्यक्ष ने बिलिंग एजेंसियों के पेच कसे हैं। प्रदेश की बिलिंग एजेंसियों के कामों की समीक्षा की गई है। इस दौरान बिलिंग एजेंसियों को निर्देश दिया गया है, कड़ी फटकार भी लगाई गई है, ऑनलाइन बिल भुगतान को बढ़ावा दिया जाए। तो वही बैठक में सभी को निर्देश दिए गए कि बिलिंग एजेंसियां उपभोक्ताओं का पूरी तरीके से सहयोग करे, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के ऑनलाइन भुगतान को भी बढ़ावा दिए जाने का निर्देश उस बैठक के जरिए गोयल ने दिया है। बिलिंग एजेंसियों को इंसेंटिव भी दिया जाए। राजस्व जमा कराने का काम भी प्राथमिकता के साथ किया जाए। तो राजस्व जमा कराने का काम प्राथमिकता के साथ किया जाए। तो यूपीपीसीएल अध्यक्ष ने बिलिंग एजेंसियों के पेज भी कसे हैं। बुलंदशहर में दूध के टैंकरों से दूध निकालने का वीडियो हुआ वायरल। खबर बुलंदशहर से है, जहां दूध के टैंकरों से दूध निकालने का वीडियो वायरल हुआ। दूध में पानी और पाउडर मिलाकर दूषित बना रहे हैं माफिया। फूड विभाग के संरक्षण में लंबे समय से चल रहा है गोरख धंधे का खेल, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। अधिकारियों को घूस देकर काम कराने का दावा कर रहे हैं आरोपी। तो आरोपियों ने सीधे तौर पर अधिकारियों पर हमला बोलते हुए कहा है कि घूस के जरिए ये पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व मंत्री की पत्नी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। मंदिर में पूजा करते वक्त लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में कैद हुई बदमाश की धुंधली तस्वीर। तो पुलिस ने यह दावा किया है कि सीसीटीवी में बदमाशों की धुंधली तस्वीर कैद भी हुई है। गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, पूर्व मंत्री की पत्नी से लूट की वारदात को कहां अंजाम दिया गया है, पुलिस ने क्या कुछ किया है इस मामले पर? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए गोमती नगर विस्तार का वरदान खंड जो एरिया है, वहां पर एक मंदिर है जहां पर पूर्व मंत्री मांझीलाल शंखलाल मांझी की जो पत्नी अंजनी देवी वो गई हुई थी दर्शन करने के लिए। इसी दौरान वहां पर पीछे से एक बदमाश भी पहुंचा और एक बदमाश बाहर इंतजार कर रहा था। बदमाश ने पहले मंदिर में माथा टेका, उसके बाद एकाएक जो पूर्व मंत्री की पत्नी है उनकी गर्दन पे चाकू रख दिया। चाकू रखने के बाद जो वो ज्वेलरी पहने हुई थी उन ज्वेलरी को निकलवाया, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख से अधिक बताई जा रही है। फिलहाल गर्दन पे चाकू रखने के दौरान सारे जेवरात उतरवाए। इसी बीच जो कान से झुमके पहने हुए थे वो उसको नोच ले गया। और इस मामले की जब जानकारी पुलिस को लगी है तो पुलिस मौके पर पहुंच के जो सीसीटीवी खंगाल रही थी, तो पुलिस का दावा यह है कि बदमाश की जो तस्वीर है वो सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन तस्वीर धुंधली है, जिसको लेकर के कई और कैमरे खंगाले जा रहे हैं। अधिकारी ने दावा किया है कि इसमें 4 टीमों का गठन किया गया है जो बदमाश की तलाश में जुटी हुई। और दावा ये किया जा रहा है कि जल्द ही इन बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच